Assalamualaikum, good evening and very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स भी अच्छे चल रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक फाइनेंस को। व्हाट इज इस्लामिक फाइनेंस और ये कन्वेंशनल बैंकिंग से डिफरेंट कैसे होती है। ये कंप्लीट सीरीज है, इसमें हम मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस डिस्कस करेंगे, इस्लामिक फाइनेंस की बेस को अंडरस्टैंड करेंगे, किन चीज़ों पे ये बेस करती है, क्योंकि ये आपके आउटलाइन का पार्ट भी होता है, टॉपिक भी है और ये वर्ल्ड वाइड जो है वो जहाँ जहाँ इस्लामिक बैंक्स हैं वहाँ वहाँ ये यूज़ की जाती है और इसकी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपने कहीं नहीं जाना, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको इस टॉपिक की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो सके। आज इसका हम फर्स्ट पार्ट बनाएंगे, इसमें हम इस्लामिक फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज इस्लामिक फाइनेंस। सबसे पहले हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि इस्लामिक फाइनेंस होता क्या है। इस्लामिक फाइनेंस की बेस को अंडरस्टैंड करेंगे, इस्लामिक फाइनेंस कहाँ से आई, इसका ओरिजिन क्या है। इस्लामिक बैंकिंग जो है वो स्टार्ट की गई थी 1974 के अंदर इन इजिप्ट के अंदर 1974 में इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट की गई थी और जो इसका फर्स्ट बैंक का जो नेम रखा गया था वो था विद द फर्स्ट इस्लामिक बैंक, नासिर सोशल बैंक इसका नाम था। बेसिकली इस्लामिक फाइनेंस को लेके लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए इस्लामिक बैंकिंग है। नो, जिस तरह से कन्वेंशनल बैंकिंग यूज़ की जाती है इसके पैरामीटर इस्लामिक बैंकिंग के थोड़े से कन्वेंशनल बैंकिंग से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो शरिया के जो लाज हैं, कवानीन हैं, उन पे हम चलते हुए इसको डिसाइड कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी इजिप्ट से 1974 में नासिर सोशल बैंक के नाम से। बाद में इस बैंक को जो है वो क्या कह दिया गया था, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 1917 बन गया था, फॉलोड बाय इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बन गया था। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो रिबा होता है, जिसको हम सूद कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, दिस इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम के अंदर वो प्रोहिबिटेड है, जिसकी वजह से जो इसकी बेस बनता है बेसिकली कि हम इस पर वो वाली एक्टिविटी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोहिबिटेड हैं, मना की गई हैं, उनको हम इसमें नहीं लेकर आ सकते, जिसकी वजह से इसकी बेस बनी। तो क्या हुआ, ये इसमें इंटरेस्ट फ्री बैंक होते हैं, ये इंटरेस्ट फ्री बैंक होते हैं जिसमें सूद नहीं चलता, इंटरेस्ट नहीं चलता, रिबा नहीं चलता, यूजरी नहीं होती बेसिकली। तो ये इसलिए बनाए गए थे। और इस्लामिक बैंक का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली, अभी मैं इसकी आपको बेस बता रहा हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन और इन चीज़ों पे हम आएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री बैंक्स होते हैं। किस लिए ये बैंक्स बनाए, किस लिए गए थे, व्हाट इज द रीजन टू बिल्डिंग दैट बैंक आर, या इस्लामिक बैंकिंग को वजूद में लेकर आने की रीजन क्या बनी? द रीजन इज दैट कि उसमें सपोर्ट करना था उसने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल एंटरप्राइज को, जो कि कन्वेंशनल बैंक से बला सूद जिसको कहते हैं, इंटरेस्ट फ्री कर्जे नहीं ले सकते, इंटरेस्ट फ्री उनको लोन नहीं मिलता। उन लोगों के लिए इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया ताकि ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएं लोगों को, और जो इसके जो एक्सपेंसेस होते थे, जो इसके स्टॉक होल्डर्स होते थे, वो इसको एज अ एक्सपेंस कंसिडर करते थे। जो बैंक को मैनेज करने के एक्सपेंसेस आते थे और वो उनमें डिवाइड किए जाते थे, उनको दिए जाते थे, वो उन पर लागू होते थे बेस्ड ऑन शरिया लाज। जो इस्लामिक बैंक्स हैं, ये इस्लामिक फाइनेंस है, ये शरिया लाज पे, शरिया के लाज कौन से होते हैं, डिफरेंट लाज हैं, वो उसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। और जो जर्नल अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने लिखे भी हैं, जस्टिस, फेयरनेस, मोरालिटी। जस्टिस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, ये बेसिक लाज हैं जिस पे ये बेस कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मनी हैज़ नो इनहेरेंट वैल्यू। मनी की कोई इटसेल्फ वैल्यू नहीं होती, नो इनहेरेंट वैल्यू। मनी इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। मनी इज द सोर्स टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स। कमोडिटीज़ को सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए, कमोडिटीज़ की सेल एंड परचेज करने के लिए जो एक चीज़ यूज़ की जाती है उसको हम मनी कहते हैं। इस्लामिक फाइनेंस के अंदर मनी का ये कॉन्सेप्ट है कि इसकी अपनी ज़ाती कोई वैल्यू नहीं है, ये इसको एज अ मीडियम हम यूज़ करते हैं टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स, टू बाय एंड सेल द प्रोडक्ट्स। बेसिकली दिस इज़ द बेसिक एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, जो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बेस बताने की कोशिश की है, इस्लामिक बैंक कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या हुआ इसके अंदर, क्यों ये स्टार्ट की गई। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको मजीद डिफाइन करें तो इस्लामिक बैंक में हमारे पास आ जाता है, मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इट इज़ अ वे टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट डू हैव वैल्यू। जिन प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की वैल्यू होती है उनको एक्सचेंज करने के लिए हम मनी यूज़ करते हैं, और मनी की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली हमने इसके अंदर बताया, इसको थोड़ा सा
डिफाइन किया है मजीद। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द इस्लामिक बैंकिंग। व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग? तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी रहा हूँ, साथ साथ इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ है। इस्लामिक फाइनेंस है तो इस्लामिक बैंक्स बने, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग इज अ बैंकिंग सिस्टम, ऐसा बैंकिंग सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ एंड वेरी सिंपल। इस्लामिक लाज को फॉलो, इस्लामिक लाज कौन से हैं जो कि मुस्लिम्स यूज़ करते हैं, जो कि उनकी कुरान मजीद में बताया गया है, और इमाम है, इमाम हनफी है, मतलब वो बहुत सारे उस मैं आपको कैटेगरी में नहीं लेके जाना चाहता। मेरा लेक्चर जो है वर्ल्ड वाइड सुना जा रहा होगा जहाँ जहाँ भी, तो आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि आपको सिर्फ समझ है इस्लामिक फाइनेंस होती क्या है और कन्वेंशनल बैंकिंग से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। तो इस्लामिक बैंक इज अ बैंकिंग सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, जो कि इस्लामिक लॉज पे बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको मैं पढ़ लें, फिर इसका एंड पे जब हम हमारा आखिरी पार्ट होगा इसका कंक्लूजन भी निकालेंगे कि क्या वाकई इस्लामिक बैंकिंग एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जिस्ट करती है भी या नहीं, या वो कन्वेंशनल बैंकिंग ही होती है, ये हम बाद में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया इस्लामिक लॉज कौन से हैं, और अच्छा इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की हमने बात की कि द प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना होता है, ये कंपल्सरी है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपने इंटरेस्ट नहीं होता इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, और ना ही इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाता है, जबकि कन्वेंशनल बैंक के अंदर सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होता है। अगर आपने सेविंग के लिए रखा है तो प्रॉफिट ही होना है, लॉस आपके खाते में नहीं आता। बट इन इस्लामिक बैंकिंग वी हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। जब हम इसके मोड्स पढ़ेंगे तो उसको आपको पता चलेगा, मुशारका, मुदारबा, ये क्या चीज़ें होती हैं और कैसे पार्टनर जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे हाउ डज इस्लामिक फाइनेंस वर्क। हमने देखा कि इस्लामिक फाइनेंस क्या होती है, डिफाइन कर लिया। इस्लामिक बैंकिंग प्रिंसिपल्स देखे, हाउ डज इस्लामिक फाइनेंस वर्क, कैसे करती है। डज नॉट पे इंटरेस्ट, एक तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। एक तो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, रिबा नहीं होता, हम इंटरेस्ट यूज़ नहीं, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग हम इसको बोलते हैं, यूज़ की जाती है। और इंटरेस्ट फ्री लोन नाउन एज कर्ड। अच्छा, इंटरेस्ट फ्री लोन होते हैं। इस्लामिक बैंकिंग कैसे वर्क करती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन होते हैं। मैंने आपको बताया कि जिसके मैनेजिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो बैंक को मैनेज करने की कॉस्ट और इन चीज़ों की कॉस्ट आ रही होती है, वो स्टेक होल्डर्स को एज अ एक्सपेंस कंसिडर हो रहे होते हैं, और इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा रहे होते हैं। इसको कार्ड कहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन जो दिए जाते हैं। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो आप लिख सकते हैं, बैंक इन्वेस्ट योर डिपॉजिटेड मनी बट नॉट इन हार्मफुल एक्टिविटी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैंक आपके पैसे को जिस तरह कन्वेंशनल बैंक इन्वेस्ट करता है, इसी तरह से इस्लामिक बैंक भी उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है। बट द डिफरेंस इज दैट कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इस्लामिक बैंक आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा जो कि हार्मफुल एक्टिविटी होती है। जस्ट लाइक अल्कोहल के अंदर नहीं इन्वेस्ट करेगा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेगा। तंबाकू का ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है, और ऐसा कोई भी गैम्बलिंग का बिजनेस नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रोडक्ट किसी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा जो कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये इस तरह से इस्लामिक बैंकिंग बेसिकली वर्क कर रही है, इस्लामिक फाइनेंस वर्क कर रही है। होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पर्पस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, अब हम आ गए पर्पस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस? टू मोबिलाइज द ग्लोबल रिसोर्सेज। जो जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम्स हैं, अगर वो अपना पैसा कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर यूटिलाइज नहीं करते तो उनके लिए इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया। इस्लामिक बैंकिंग का वो वजूद हुआ ताकि वो अपना जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करें, पैसे को यूज़ करें, ग्लोबली जहाँ जहाँ पैसा पड़ा है उसको यूज़ करें, रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उसकी एलोकेशन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और वो पैसा की जो है वो सर्कुलेशन बढ़े, ठीक है। उसके बाद है प्रमोट एंड सस्टेन ग्लोबल रीजनल डेवलपमेंट। किस लिए जो है वो इसका पर्पज़ क्या था इस्लामिक फाइनेंस का? द सेकंड पर्पज इज प्रमोट करना और सस्टेन भी करना है ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट के जितने भी ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट है और रीजनली जो डेवलपमेंट है रीजन्स के अंदर, उसको सस्टेन भी करे और उसको प्रमोट भी किया जाए, ताकि इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू, इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू हम इन चीज़ों को भी आगे लेकर आए, ताकि कन्वेंशनल में जो कमी है वो इस्लामिक बैंकिंग आके पूरी करें। यूज हिम्स इन अ प्रोडक्टिव वे
फॉर बेनिफिट्स ऑफ इस्लामिक एंड अदर सोसाइटीज़। मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि जो पैसा पड़ा है इस्लामिक बैंकिंग उसको यूटिलाइज़ करती है, सेविंग्स को यूटिलाइज़ करती है और इन अ प्रोडक्टिव वे में, नॉट इन अ हार्मफुल वे, उसके अंदर नहीं करती, ताकि वो किस किस को फ़ायदा हो। एक तो इस्लामिक बेनिफिट्स ऑफ इस्लामिक एंड अदर्स, जितनी भी इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं या दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनको पैसे की सर्कुलेशन के साथ जो है वो वर्किंग कैपिटल की नीड को बेसिकली पूरा किया जा सके। ये था पर्पस बेसिकली इस्लामिक फाइनेंस का जो कि यूज़ किया गया है। ठीक है, अच्छा अभी हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इस्लामिक। अच्छा इसके अंदर हमने भी इस्लामिक फाइनेंस को और भी आगे पढ़ना है, मैं अभी आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं ताकि आप इसके नोट्स भी बनाएं साथ साथ और आप इसको अंडरस्टैंड भी करें। ये वो पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बड़े ही ऑथेंटिक और जो है वो कंसाइज वे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। फीचर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, के इस्लामिक फाइनेंस किन चीज़ों पर बेस करती है। ओके, सो वी कैन से दैट के इस्लामिक फाइनेंस के अंदर रिबा नहीं होता। व्हाट इज रिबा? रिबा आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। रिबा इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, और इसको रिबा को हम अगर कहें तो वो यूजरी बोलते हैं उसको, USURY। ठीक है, यूजरी। फ्रीडम फ्रॉम रिबा, इसमें रिबा नहीं होता, इसमें सूद नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें यूजरी नहीं होती। इस्लामिक फाइनेंस का पहला फीचर और मेन फीचर यही है जो मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। फ्रीडम फ्रॉम गरर। ओके, गरर किसको बोलते हैं? गरर एक टर्म यूज की जाती है, GHRAR, गरर। गरर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, अगर इसको एक्सप्लेन करें, ये अरेबिक टर्म्स है, इंग्लिश के अंदर अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये बनता है डिसेप्शन। डिसेप्शन किसको कहते हैं? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट? अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गरर, डिसेप्शन। ये भी इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, इससे भी इस्लामिक फाइनेंस फ्री होती है। इस्लामिक फाइनेंस के अंदर ना गरर होता है, ना डिसेप्शन होती है, ना अनसर्टेनिटी होती है, हम उसको कंसीडर नहीं करते, वो इस्लामिक फाइनेंस उसको नहीं मानता। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपको गरर के एग्जांपल दूं तो इंश्योरेंस इज अ एग्जांपल ऑफ डिसेप्शन और गरर। फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, अनसर्टेनिटी है ना, रिस्क है उसके अंदर। तो इस्लाम ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर रिस्क होता है, गरर शामिल होता है, अनसर्टेनिटी होती है, उसको प्रोहिबिटेड करता है इस्लाम के वो यूज़ नहीं होती इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम मैसर। मैसर भी इस्लामिक टर्म है, तो मैसर को क्या कहते हैं? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग हराम है। ठीक है, दिस इज़ नॉट हलाल इन इस्लामिक फाइनेंस और इन इस्लाम। सो इस्लामिक फाइनेंस के फीचर्स में एक और बात आती है कि ये जो है वो पाक होती है, फ्रीडम होती है, इसको आज़ाद ख्याल होती है, आज़ादी होती है मैसर से। मैसर इज़ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग से, गैम्बलिंग मीन जुआ, पैसे से पैसा बनाना। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इट्स अ वे ऑफ एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसकी बेस पे पैसा हम नहीं बना सकते, जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, जिसको आप ये समझ लें कि आप किसी ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एंड जस्ट 5 मिनट की गेम है एंड देन यू आर फ्री फ्रॉम दैट, पैसा आ गया या चला गया। तो इस्लाम इस चीज़ से मना करता है, इसलिए हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम मैसर। और ट्रेड की जाती है, इसका एक नेक्स्ट फीचर ये है कि ट्रेडेड दैट थिंग्स दैट इज़ नॉट हार्मफुल इन इस्लाम आर अनलॉफुल गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड नहीं की जाती इसमें। जो मैंने आपको पहले बता दिया, तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, मतलब इस तरह की जो चीज़ें जो इस्लाम के अंदर मना है, वो उस तरह की प्रोडक्ट्स का कारोबार, ट्रेडिंग नहीं की जाती। दैट इज़ आल्सो अ फीचर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, जितने भी इक्वालिटी और जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उस पर ये बेस करती है इस्लामिक फाइनेंस। दिस इज आल्सो अ फीचर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। ठीक है, अनलॉफुल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी हो गया, और यहाँ पे फीचर्स को भी हमने वाइंड अप कर दिया। शरिया लाज मैंने आपको पहले ही बता दिए, जो बेसिक शरिया लाज हैं वो ये हैं कि फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी कैन से दैट कि इस्लामिक फाइनेंस ये डिमांड करती है। ये बेसिक थोड़ी सी मैंने आपको भी डिटेल बताई है। अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कि कौन सी शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम काम कर सकते हैं इस्लामिक फाइनेंस में, कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, और कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। और भी इसके अलावा भी इस्लामिक फाइनेंस में बहुत कुछ अभी पढ़ना है। इसको एक दफ़ा नोट करें, जो चीज़ नहीं समझ आती उसको लिखें, फिर हम उसको आप मुझे कमेंट के अंदर क्वेश्चन भी पूछ लीजिएगा। अब इसको नोट करें, मैं आगे नेक्स्ट वाला पोर्शन आपको करवाता हूँ। शाबाश।